Hello dear students, in this lecture we are going to discuss the topics of the chapter microorganisms. So let's start. First one is the plant disease. Certain pathogens can cause the disease in plants just like humans. Plants can be attacked by the bacteria or virus. देखिए सिंपल सी बात ये है कि जैसे हम बोलते हैं कि ह्यूमंस में किसी माइक्रोब्स के द्वारा डिजीज हो रही हैं, इन द सेम वे बहुत सारे पैथोजेंस ऐसे होते हैं। पैथोजेंस का सिंपल सा मतलब है दैट दे आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे आर योर पैथोजेंस। सो पैथोजेंस जो है ह्यूमंस में और एनिमल्स में डिजीज को कॉज कर सकते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि पैथोजेंस जो हैं दे कैन ऑल्सो कॉज द डिजीज इन द प्लांट्स। प्लांट्स में भी डिजीज को कॉज कर सकते हैं। सो उन्हीं पैथोजेंस की वजह से प्लांट डिजीज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन कॉज डिजीज इन द प्लांट्स लाइक। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि डिजीज को कॉज कर सकते हैं प्लांट्स में, जैसे कि राइस में, पोटैटो, व्हीट, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। सो मतलब जो अलग अलग जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिजीज हो सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि राइस, पोटैटो, व्हीट एक्सेट्रा। अब यहाँ पे आपको इस टेबल के अंदर कुछ डिजीज जो है शो की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए डिजीज बताई गई है, देन उसका पैथोजन, देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सो सबसे पहली जो डिजीज आपको दी गई है यहाँ पे दैट इज द सिट्रस कैंसर। नेक्स्ट इज रस्ट ऑफ व्हीट। थर्ड वन इज येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। सो यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका सीधा ये हो सकता है कि आपको मैच द फॉलोइंग कॉलम में दे दें या वन वर्ड आंसर में कि पूछ लेंगे कि सिट्रस कैंसर बताइए बैक्टीरियल डिजीज है या फंजाई के द्वारा कॉज होने वाली है या फिर वायरल डिजीज है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट द सिट्रस कैंसर इज द बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होने वाली डिजीज है ये। और अगर हम बात करें रस्ट ऑफ व्हीट की, रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज बाय द फंजाई। नेक्स्ट डिजीज इज येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, इट इज ऑल्सो कॉज बाय वायरस। अब इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ। इसके लिए आप ऐसे याद रखिए, कि बंटी कूल है। बंटी कूल है। आप ऐसे समझिए कि आपका कोई फ्रेंड है बंटी और वो हमेशा कूल रहता है। सो यहाँ पे आप याद कैसे करेंगे? बंटी से आप याद करेंगे बैक्टीरिया और कूल से आप याद करेंगे सी से सिट्रस कैंसर। सो अगर आपसे पूछा जाए कि सिट्रस कैंसर इज कॉज बाय, तो सीधा आपको याद आना चाहिए बंटी कूल एंड यू कैन लर्न दैट इट इज कॉज बाय द पैथोजन। इट इज कॉज बाय द पैथोजन। पैथोजन ही कॉज करेगा। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैथोजन ही होते हैं जो कि डिजीज को कॉज करते हैं, चाहे एनिमल्स में, चाहे प्लांट्स में, चाहे ह्यूमंस में। बट इसको कौन सा पैथोजन कॉज कर रहा है? बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज रस्ट ऑफ व्हीट। इसमें देखिए फंजाई एग्जाम्पल था। इसको आप थोड़ा सा इमेजिन करके याद करिए कि मान लो आपने घर में व्हीट रखी है किसी प्लेस में और वहां पे क्या हुआ, वहां पे ऐसे इमेजिन करो कि बहुत सारे जो फंजाई है वो वहां पे ग्रो कर गए उस व्हीट के ऊपर। सो इन दिस वे यू कैन रिमेंबर दैट इट इज कॉज बाय द फंजाई। नाउ नेक्स्ट इज द येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। सो इसको कैसे याद करेंगे? देखो येलो वेन वी से एंड वी फॉर वायरस, so it is caused by virus. In this way you can learn their causal organism. Next one is the mode of transmission. Mode of transmission जो है सिट्रस कैंसर का दैट इज एयर के थ्रू। रस्ट ऑफ व्हीट का क्या है?
एयर के थ्रू हो सकता है या फिर सीड के थ्रू। नेक्स्ट इज येलो वेन मोज़ेक और भिंडी, ये इंसेक्ट्स के थ्रू। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो डिजीज है वो कैसे फैल रही है, किस तरीके से जो डिजीज है वो ट्रांसमिट हो रही है, दैट सिंपली मीन्स द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सो सिट्रस कैंसर के लिए क्या है, एयर के थ्रू, रस्ट ऑफ व्हीट के लिए एयर या सीड के थ्रू, येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी दैट इज इंसेक्ट के थ्रू। नाउ नेक्स्ट वन इज द फूड पॉइजनिंग। Next topic that we are going to discuss here, that is the food poisoning. Food poisoning क्या है? When the food contaminated with the pathogens or toxins are consumed, it causes food poisoning. सिंपल सी बात यह है कि अगर जो है हम ऐसा फूड लेते हैं जो कि कंटेमिनेटेड है, किसके द्वारा? पैथोजेंस के द्वारा, यानी कि उसमें कुछ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स की कंटेमिनेशन अगर होगी या फिर टॉक्सिन्स उसके अंदर है जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, तो उसको हम फूड पॉइजनिंग बोल देते हैं। यानी कि अगर हम ऐसा फूड ले रहे हैं जिसके अंदर जो है कंटेमिनेशन है पैथोजेंस के द्वारा या फिर उसके अंदर कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उसी को हम फूड पॉइजनिंग बोल देते हैं। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन हियर? व्हेन द फूड कंटेमिनेटेड विद द पैथोजेंस और द टॉक्सिन्स आर कंज्यूम्ड, इट कॉजेज फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज ए पेन इन द स्टमक। देखिए, सबसे ज्यादा जो मेन जो इसमें लक्षण आएगा, सिम्टम आएगा, वो क्या है? दैट इज द पेन इन द स्टमक। मतलब अगर फूड पॉइजनिंग हुई है, अगर आप कंटेमिनेटेड फूड लेते हो जिसके अंदर पैथोजेंस हैं, देन आपको कॉमनली जो लक्षण देखने को मिलेगा वो आप ये बोलोगे कि हाँ मेरे को पेट में दर्द है। ठीक है, जैसे ही आप मतलब उस टाइप का अगर कंटेमिनेटेड फूड ले रहे हो, सो नेक्स्ट डे या सेम डे के ऊपर यू कैन कंप्लेंट ऑफ पेन इन द स्टमक। नेक्स्ट इज इन सीवियर केसेस फूड पॉइजनिंग। कई बार क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा फूड पॉइजनिंग हो चुकी है, सीवियर केस है, तो उस केस में डेथ भी हो सकती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फूड प्रिजर्वेशन। व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन एक्चुअली? फूड प्रिजर्वेशन is one of the most vital part of the food industry. फूड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा वाइटल, सबसे ज्यादा जो मेन पार्ट है वो यही है, दैट इज द फूड प्रिजर्वेशन। क्योंकि देखिए फूड इंडस्ट्रीज में क्या है, फूड इंडस्ट्रीज में प्रिजर्वेशन इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क टू बी डन। सो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इट इज अ मोस्ट वाइटल, यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है फूड इंडस्ट्री का। नेक्स्ट इज सर्टेन केमिकल्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया एंड इंक्रीज द लाइफ ऑफ द कुक्ड फूड। देखिए, मान लीजिए कोई कुक्ड फूड है, एक बार वो तैयार कर दिया, पका लिया गया। अब क्या है उसके अंदर जो है क्या है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया अगर हो जाएगी, मान लीजिए एक बार आपने फूड बना लिया, अब उसके अंदर अगर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया हो रही है, सो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्या होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस उसमें क्या हो जाएगी, कंटेमिनेशन हो जाएगी। जो खाना है वो आपका खराब हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि कुछ केमिकल्स का यूज लेकिन किया जा सकता है इस चीज को रोकने के लिए कि जो आपका खाना है वो खराब ना हो, उसके लिए कुछ केमिकल्स का यूज किया जा सकता है। और वो जो केमिकल्स हैं वो करते क्या हैं, वाई वी आर यूजिंग दोज केमिकल्स, दीज आर गोइंग टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, यानी कि कम करेंगे, और जो कुक्ड फूड है उसकी लाइफ को जो है इंक्रीज करेंगे, यानी कि वो लंबे टाइम तक चला रहेगा आपका जो कुक्ड फूड है, अगर आप इस प्रकार से किसी केमिकल्स का यूज जो है वहां पे कर लेते हो। नेक्स्ट वन इज द सर्टेन सिंपल प्रिजर्वेशन मेथड्स कैन बी कैरिड आउट एट अवर होम। कुछ सर्टेन सिंपल प्रिजर्वेशन मेथड जो है हम जैसे अपने घरों में भी करते हैं। सो नेक्स्ट इज द केमिकल मेथड्स। Chemical preservatives are used in the food preservations by major food industries
as they are harmless to the humans। देखिए, केमिकल मेथड्स, नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे जो है कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का यूज होगा। सो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड इन द फूड प्रिजर्वेटिव्स। जो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं उनका यूज होता है फूड प्रिजर्वेशंस में बाय मेजर फूड इंडस्ट्रीज। मतलब जो मेन जो फूड इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करती हैं, वो जो है यूज करती हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का, as they are harmless to the humans। क्योंकि ये जो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ये हार्मलेस होते हैं ह्यूमंस को, कोई हार्म इनका नहीं होता है। क्योंकि देखिए, कोई ऐसी चीज तो नहीं डालेंगे ना कि जो कि हार्मफुल हो हमारी बॉडी के लिए। पता चला कि कोई ऐसा केमिकल डाल दिया गया फूड को प्रिजर्व करने के लिए कि वो हमारी बॉडी में ही नेगेटिव इम्पैक्ट को कॉज कर रहा है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इसीलिए जो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं उनका यूज जो है वो फूड प्रिजर्वेशन में होता है। किसके द्वारा? बाय द मेजर फूड इंडस्ट्रीज एज दे आर हार्मलेस टू द ह्यूमंस। मतलब ऐसे केमिकल्स का यूज करना है, ऐसे फूड प्रिजर्वेटिव्स का यूज करना है जो कि कैसे हो, हार्मलेस हो ह्यूमंस के लिए। अब एग्जाम्पल आपको दिया गया है, एग्जाम्पल देखिए पूछा जाता है बहुत बार। एग्जाम्पल यू हैव टू लर्न, दैट इज सोडियम मेटाबाइसल्फेट। सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ऑल्सो सोडियम बेंजोएट। इसमें सोडियम बेंजोएट बहुत कॉमन है, बहुत कॉमनली यूज्ड जो केमिकल प्रिजर्वेटिव है वो यहाँ पे सोडियम बेंजोएट है। और एक और याद करेंगे साथ में, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट SMB। So sodium benzoate and sodium metasulfate are the chemical preservatives which are commonly used in the food preservation। Next is uses of the common salt। Next topic is uses of common salt। So देखिए, common salt also known as the sodium chloride। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड? दैट इज NaCl। दैट इज NaCl। सो इट इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव एट होम। इसको जो है घरों में प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज किया जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज वेजिटेबल्स आर पिकल्ड यूजिंग सॉल्ट as the salt removes water and kills bacteria and fungus cells। देखिए क्या है कि जो वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स को जो है वो पिकल किया जाता है यूजिंग सॉल्ट, सॉल्ट का यूज करते हुए। क्योंकि सॉल्ट जो है वो क्या करता है, सॉल्ट जो है वो पानी को सोख लेगा, पानी को जो है वो रिमूव कर देता है, और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्या होता है कि मतलब आप ये देख सकते हो कि वहां पे जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। एंड किल्स द बैक्टीरिया। सॉल्ट क्या करेगा? बैक्टीरिया को किल कर देगा, जो पानी है उसको रिमूव करेगा, और जो बैक्टीरियल सेल्स एज वेल एज जो फंगस सेल्स हैं उनको दोनों को किल करता है। So this is the importance of the common salt here। Next is preservation by the salt के द्वारा देख लिया। अब देख लेते हैं preservation by sugar। शुगर, चीनी डाल के कैसे प्रिजर्वेशन की जा सकती है। So what is the point here? Sugar is used for the preservation of the jams, jellies and squares। देखिए, जो जैम्स हैं घरों में यूज करते हैं, जेलीज यूज करते हैं, या कोई स्क्वैश यूज करते हैं, सो उसके प्रिजर्वेशन के लिए वहां पे शुगर ऐड की जाती है। जैसे आपने मोस्ट कॉमनली देखा होगा, कोई जैम होता है, कोई स्क्वैश होती है, तो उसके पीछे जो है वो लिखा होता है कि एडिड प्रिजर्वेटिव्स और शुगर लिखा होता है। सो इट इज बेसिकली यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटरी मेथड, प्रिजर्वेशन के लिए यूज होता है इसका। द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स is restricted by the use of the sugar as it reduces the moisture content। जो ग्रोथ ऑफ द, अब देखिए कि ऐसे जो शुगर है वो क्यों जो है वो प्रिजर्वेशन कर पाती है, क्योंकि जो ग्रोथ है माइक्रोब्स की, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी कि वो काफी हद तक कम हो जाती है शुगर का यूज करके। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे जो मॉइस्चर कंटेंट है वो जो है क्या होता है, रिड्यूस होता है। अब देखो, अगर आपके फूड में से मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस होगा तो खाना जो है वो खराब नहीं होगा जल्दी। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल और विनेगर के द्वारा कैसे जो है प्रिजर्वेशन
की जा सकती है फूड की। सो many food preservations, many food preparations like pickles are preserved by adding either oil or vinegar to them. देखिए बहुत सारी फूड प्रेपरेशंस हैं, जैसे कि पिकल्स हम यूज करते हैं घरों में, जो अचार है पिकल हो गया आपका। इनको जो है आपने देखा है कि जैसे पिकल को घर में प्रिजर्व करते हैं या मार्केट से अगर आपने लाया तो उसमें तो ऑलरेडी प्रिजर्वेटिव जो है वो डाले होते हैं, लेकिन अगर घर में आप सेल्फ मेड पिकल तैयार करते हो तो उसके अंदर जो है वो विनेगर डालते हैं। वो एक तरीके से जो है उसको उस फूड को प्रिजर्व करने के लिए हेल्प करता है, मतलब उससे जो है वो खराब नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि मैनी फूड प्रिजर्वेशंस लाइक पिकल्स आर प्रिजर्व बाय एडिंग आइदर ऑयल, ज्यादा ऑयल उसके अंदर डालेंगे इससे खराब नहीं होता है अचार आपका पिकल जो है। ऑल्सो विनेगर उसमें डाला जा सकता है। बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो इन सच मीडियम। इससे क्या होगा कि अगर उसके अंदर विनेगर डालेंगे, एक्सेस ऑयल डालेंगे, इससे क्या होगा, इससे जो बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं करते हैं ऐसे मीडियम के अंदर। तो बैक्टीरियल ग्रोथ जो है इससे नहीं होगी। अगर बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि आप जो है आप क्या है उसको प्रिजर्व कर सकते हो फॉर ए लॉन्ग टाइम। यू कैन प्रिजर्व दैट फूड आइटम फॉर ए लॉन्ग टाइम। Now, next one is moving to our next topic, that is pasteurization. This is our next topic. Pasteurization is our next topic. So what is this? It is the process of superheating and cooling the beverages to kill pathogenic microbes. देखिए, जो हमारे पास ये जो पास्चुराइजेशन होता है, ये क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें सुपर हीटिंग की जाती है। सुपर हीटिंग की जाती है, हीट करेंगे और कूल करेंगे। देखिए दोनों चीजें करेंगे, आपको ध्यान रखना है, हीट भी करेंगे एंड कूल भी करेंगे। बिवरेजेस को किस चीज के लिए, बिवरेजेस यानी कि जो पीने वाले जो पेय पदार्थ होते हैं, जैसे हिंदी में बोला जाता है इसको जैसे पेय जो हैं, पेय पदार्थ जो हैं, मतलब पीने वाले जो लिक्विड्स हैं वो। इससे क्या होगा कि जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं आपके वो किल होते हैं, मतलब वो मर जाते हैं। टू किल द पैथोजेनिक माइक्रोब्स यानी कि जो डिजीज कॉज करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इससे किल किया जा सकता है। सो व्हाट इज पास्चुराइजेशन? इट इज अ प्रोसेस ऑफ सुपर हीटिंग। पहली बात हुई सुपर हीटिंग, दूसरी बात हुई एंड कूलिंग। कूल करना है, किसको सुपर हीट और कूल करना है? बिवरेजेस को। किस चीज के लिए? टू किल द पैथोजेनिक माइक्रोब्स। नेक्स्ट इज इट एंश्योर्स द टेस्ट ऑफ द beverage सच एज मिल्क डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड। देखिए ये जो है वो एंश्योर करता है कि जो बिवरेज है, जो पेय है, उसका जो टेस्ट है आपके पास, ठीक है, उसको ये एंश्योर करता है ये प्रोसेस। सच एज मिल्क डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड, जैसे अगर मिल्क है, मिल्क की अगर आप पास्चुराइजेशन करते हो, उसको क्या करते हो, जैसे घर में करते हैं ना, जैसे मान लो आपने उसको सुपर हीट किया, उसको आपने उबाला दूध को, उसके बाद कूल किया, तो इससे जो मिल्क है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टॉपिक इज अवर दैट इज स्टोरेज एंड पैकिंग। स्टोरेज एंड पैकिंग कैसे की जाती है? Dry fruits and many vegetables are preserved in the airtight or air-sealed containers. देखिए जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं और बहुत सारी जो वेजिटेबल्स हैं उनको जो है प्रिजर्व किया जाता है। कैसे? जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं आपके, जैसे बादाम है, काजू है, जो भी किशमिश है वो आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ड्राई फ्रूट्स और बहुत सारी जो वेजिटेबल्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है एयर टाइट, इनको प्रिजर्व किया जाता है एयर टाइट या फिर एयर सील्ड कंटेनर्स में। अब यहाँ पे अगर उसको एयर टाइट वाले
कंटेनर्स में प्रिजर्व करेंगे तो इससे क्या बेनिफिट होगा? देखिए, इससे एयर जो है वो अंदर नहीं आएगी। जब एयर अंदर नहीं आएगी तो इससे जो आपके वेजिटेबल्स हैं या जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व रह सकते हैं, वो खराब नहीं होंगे, किसी प्रकार की कोई बैक्टीरियल ग्रोथ, वायरल ग्रोथ उनके अंदर नहीं होगी। तो इसीलिए एयर टाइट होना बहुत जरूरी है, एयर अंदर एंटर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज द एब्सेंस ऑफ एयर। देखिए, बताया भी गया है द एब्सेंस ऑफ द एयर, क्योंकि अगर एयर नहीं होगी तो इससे क्या होगा? इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया और फंजाई। जो बैक्टीरिया हैं या जो फंजाई हैं उनकी जो ग्रोथ है काफी हद तक वो कम हो जाती है। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द नाइट्रोजन साइकिल। सो व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल? अगर आपको एक लाइन में डिफाइन करना है देन आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो नाइट्रोजन साइकिल को। इट इज ए बायोजियोकेमिकल साइकिल बाय विच नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू वेरियस केमिकल फॉर्म्स एज इट सर्कुलेट्स among the atmosphere and terrestrial and marine ecosystem। देखिए, जो नाइट्रोजन साइकिल है वो क्या है? वो एक बायोजियोकेमिकल साइकिल है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि बायोजियोकेमिकल साइकिल का क्या मतलब हुआ? देखो, ये रिलेटेड होती है टू द मूवमेंट ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ पे देखिए बायो का मतलब ही लिविंग से रिलेटेड है। सो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और जो एनवायरनमेंट है इनके बीच में क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रही है सब्सटेंसेस की, एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में। सो दैट इज द बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो ये एक बायोजियोकेमिकल साइकिल है जिसमें नाइट्रोजन जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू वेरियस केमिकल फॉर्म्स, अलग अलग केमिकल फॉर्म्स में, एज इट सर्कुलेट्स अमंग द एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये जो है सर्कुलेट करेगी पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में, एंड टेरेस्ट्रियल एंड मराइन इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल यानी कि जो आपके पास ऑर्गेनिजम्स जो लैंड के ऊपर रहते हैं वो आपके पास टेरेस्ट्रियल हो गए, और मराइन कौन से हो गए? जो कि समुद्र में रहते हैं जनरली, जैसे सी वाटर में रहते हैं, पानी में जो रहते हैं वो आपके पास मराइन ऑर्गेनिजम्स हो गए। सो मराइन इकोसिस्टम और जो टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम है, ठीक है, उसके बीच में और साथ में एटमॉस्फेयर के बीच में क्या हो रहा है? एक तरीके से जो है सर्कुलेशन हो रहा है इनका। तो तभी यहाँ पे बोला गया है कि द नाइट्रोजन साइकिल इज ए बायोजियोकेमिकल साइकिल बाय विच नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू वेरियस केमिकल फॉर्म्स। अलग अलग केमिकल फॉर्म्स में नाइट्रोजन कन्वर्ट होगी और वो सर्कुलेट करेगी कहाँ पे? अमंग द एटमॉस्फेयर एंड टेरेस्ट्रियल एंड मराइन इकोसिस्टम। नेक्स्ट वन इज द, अब इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे नाइट्रोजन साइकिल बताई गई है, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है वो बताया गया है, रेनिंग हो रही है, ऑल्सो यहाँ पे आपके पास काउ बताई है, प्लांट्स बताई है, मतलब ऐसे अलग अलग जो आपके पास कंपाउंड्स हैं, आयंस है, उनकी फॉर्मेशन यहाँ पे होगी, जैसे कि NO3 नेगेटिव की, NH4 पॉजिटिव, इस टाइप से। बट एक बार मैं आपको डिटेल में इस नाइट्रोजन साइकिल को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरीके से ये जो है चलेगा। देखिए, सबसे पहले एक बैक्टीरिया होता है, देयर इज अ नेम ऑफ ए बैक्टीरियम कॉल्ड एज द राइजोबियम। राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरियम है। सो ये आपको मेरे साथ नोट डाउन करने हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरियम है, इसका रोल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ पे ये याद रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा बैक्टीरियम है जिसका रोल है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, सो दैट इज द राइजोबियम बैक्टीरिया। इट इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन इन द लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो आपके लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इन्वॉल्व होने वाला बैक्टीरिया है इन द लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स का मतलब आप समझ सकते हो कि जैसे कि
जो पी हो गई आपकी, मतलब आप ये समझ लो कि जो फलियों वाले जो होते हैं प्लांट्स, दैट इज लेग्यूमिनस, सिंपल वर्ड्स में। जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट्स में जैसे कि पी, मटर, ऑल्सो बीन्स जो हैं, सो ये क्या है, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। सो जो आपके पास राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है, इट इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन इन द लेग्यूमिनस प्लांट्स। मेनली लेग्यूमिनस प्लांट्स में जैसे जो पल्सीज हैं वो आपकी आते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राइजोबियम जो है इन्वॉल्व है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, लेकिन किसके केस में? सो योर आंसर विल बी इन केस ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स। सो होता क्या है कि ये जो राइजोबियम है, ये जो राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है, ये रहता है इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये जो बैक्टीरिया है ये रहता है इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है, नोड्यूल्स यानी कि आप ऐसे समझ लो कि कुछ गांठ वाले स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, गांठदार कुछ है, जैसे मान लीजिए ये रूट नोड्यूल्स। मतलब आप सिंपली ये समझो कि ये जो राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया ये कहाँ पे रहेगा, तो ये रहेगा इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स सच एज बीन्स, पीस एक्सेट्रा, विद विच इट हैज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप जो होगी इनके बीच में, दैट इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। किस किस के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगी? देखिए ये जो बैक्टीरिया है ये रहेगा इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स। सो बैक्टीरिया और साथ में जो रूट नोड्यूल्स हैं उनके बीच में एक जो रिलेशनशिप बन रहा है, दैट इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों को बेनिफिट हो रहा होता है, मतलब दोनों को फायदा हो रहा है, दैट इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सो समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ द, अब ये तो हो गई बात कि बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकती है। अब कई बार क्या होता है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो नेचुरल जो प्रोसेसेस होते हैं एटमॉस्फेयर में उसके द्वारा भी हो सकती है, जैसे कि लाइटनिंग, बहुत ज्यादा थंडर स्टॉर्म है उस दौरान क्या होगा, बहुत ज्यादा तूफान आ रहा है उस दौरान, कई बार बहुत ज्यादा बारिश चली हुई है तो वहां पे लाइटनिंग होती है। सो जो लाइटनिंग है दैट इज ऑल्सो ए मैथड through which the nitrogen can be fixed. So sometimes nitrogen gets fixed through the action of the lightning. This thing you have to remember. Now ये तो बात हो गई कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन हेल्प कर रहा है सबसे पहले। अब नाइट्रोजन साइकिल के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में कैसे पूरी साइकिल चलती है। देखिए सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको यहाँ पे और एडिशनल पता होना चाहिए, दैट इज आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस। अगर कोई आपसे पूछे कि लगभग अप्रोक्सीमेटली कितनी परसेंट, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में होती है, वी नो दिस थिंग वेरी वेल। सो अगर आपसे अप्रोक्सीमेट परसेंटेज पूछ ली जाए, सो आपका आंसर होगा कि इट इज नियर अबाउट 78%। आवर एटमॉस्फेयर हैज नियर अबाउट 78% नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन जो है क्या है, इट इज वन ऑफ द इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट्स ऑफ द प्रोटीन्स। देखिए जितने भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनका जो है ये एक इम्पॉर्टेंट या फिर यू कैन से एक इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है। इट इज वन ऑफ द इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट यानी कि इसेंशियल कंपोनेंट है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स as part of proteins, chlorophyll and nucleic acids and vitamins. So एक बार रिवाइज करते हैं, हमने क्या पढ़ा, दैट 78% of our atmosphere consists of nitrogen gas. Nitrogen is one of the essential constituent of all the living organisms as part of the proteins, chlorophyll
न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन। इसका बोलने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए या आरएनए, इनके अंदर नाइट्रोजन जो है प्रेजेंट होता है एज ए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। विटामिन है, दे कैन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द नाइट्रोजन। प्रोटीन्स they also consist of the nitrogen. So the atmospheric nitrogen cannot be taken directly by the plants and animals. अब ये तो बात कर ली हमने कि हाँ ये जो बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेल्प कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, तो इसका कारण क्या है, व्हाट इज द नीड फॉर दिस, नीड क्या है। बिकॉज होता क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है दैट कैन नॉट बी टेकन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते, डायरेक्टली वो इनको नहीं ले सकते हैं। तो यही कारण है कि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। वे डायरेक्टली दे कैन नॉट यूज, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, दे डायरेक्टली कैन नॉट टेक द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फियर. So the atmospheric nitrogen cannot be taken directly by the plants and animals. So certain bacteria and blue green algae, जैसे बैक्टीरिया में तो हमने बात अभी की भी, दैट इज राइजोबियम बैक्टीरिया। एक और चीज आपको याद रखनी है कि कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी, एक आप चार्ट सा बना लीजिए यहाँ पे। एक तो बात हो रही है सर्टेन बैक्टीरिया एंड साथ ही साथ एंड ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। सो देखिए आप चार्ट की फॉर्म में बना लेंगे तो आपको रिवीजन करने के लिए भी बाद में इजी रहेगा, बिकॉज चार्ट से जब हम पढ़ते हैं तो वी कैन रिटेन थिंग्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। सो आप चार्ट मेरे साथ बना लीजिए इसका। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी ये क्या कर सकते हैं, जो कि सबसे पहले बात तो ये है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल, विच आर प्रेजेंट इन सॉइल। दे कैन फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फियर। ये क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। दे कैन फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमोस्फियर। एटमोस्फियर की जो नाइट्रोजन है उसको जो है बाद में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, और उसको जो है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब देखिए सिंपल सी बात यह है कि कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि सॉइल के अंदर हैं, जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट हैं। सो ये करते क्या हैं, ये जो है फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से और उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। अगर आप स्टोरी की तरह समझेंगे चीजों को देन आपको विदाउट मच एफर्ट इजीली चीजें याद हो जाएंगी। सो स्टोरी की तरह आप समझिए कि जो आपके पास बैक्टीरिया है, इमेजिन करो चीजों को कि मान लो बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी सॉइल में है और जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में है, तो वो उसको फिक्स करेंगे यानी कि उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में। सो once nitrogen is converted into these usable compounds, देखिए जब जो आपकी नाइट्रोजन है जब वो एक बार जो है वो यूजेबल कंपाउंड्स में यानी कि यूज होने वाले कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको जो है यूटिलाइज कर सकते हैं प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स अब उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कहाँ से, फ्रॉम द सॉइल से। कैसे करेंगे, अब देखिए प्लांट है तो वो कुछ भी चीज मतलब लेगा अपने लिए, नाइट्रोजन को लेगा या कुछ न्यूट्रिएंट्स को लेगा, तो ऑब्वियसली रूट सिस्टम के द्वारा ही, क्योंकि जो रूट्स हैं उसकी
वो जो है वो सॉइल के अंदर है। सो रूट सिस्टम के थ्रू ही प्लांट जो है यहाँ पे नाइट्रोजन को भी यूटिलाइज करता है। सो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द यूजेबल कंपाउंड्स, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर, कैसे? थ्रू देयर रूट सिस्टम, अपने रूट सिस्टम के द्वारा, अपने रूट सिस्टम के द्वारा वो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्लांट हार्मोन्स। अब नाइट्रोजन प्लांट्स जो है, प्लांट्स नाइट्रोजन का यूज जो है वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्लांट प्रोटीन्स। जो प्लांट प्रोटीन्स हैं, ठीक है, उनकी सिंथेसिस के लिए। एक तो बात हो गई कि प्लांट प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए, और साथ ही साथ अदर कंपाउंड्स की सिंथेसिस के लिए अब जो नाइट्रोजन है वो यूज होगी। नाउ होगा क्या कि अब देखिए जो एनिमल है, एनिमल्स हैं, आपको पता है कि हर्बीवोरस जो एनिमल्स हैं, हर्बीवोर्स जो हैं, वो क्या करेंगे? वो जो है, जैसे कि आपकी काऊ है, वो मान लो प्लांट के ऊपर फीड कर रही है, प्लांट को खाएगी। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देखिए, ये आपके पास काऊ है, ये जो है किसी प्लांट को खाएगी। तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन दिस? व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस? दैट, अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी एनिमल ने प्लांट को खाया तो जो एनिमल्स हैं उनको भी क्या मिलेगी? प्रोटीन्स उनको मिलेंगी, एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स उनको मिलेंगे, एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स उनको मिलेंगे। So in this way you can say that animals feeding on the plants get these proteins and other nitrogen compounds. So देखिए यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हो क्या रहा है? पहले जरा सा पहले स्टोरी की तरह रिवाइज करते हैं। देखिए हमने ये बोला कि एक बार जो नाइट्रोजन है वो जब यूजेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गई थी तो उसको प्लांट्स जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं सॉइल में से। कैसे? थ्रू देयर रूट सिस्टम। फिर जो नाइट्रोजन है उसका यूज हो रहा है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्लांट प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए और अदर कंपाउंड्स की सिंथेसिस के लिए। सो एनिमल्स जो कि फीड करेंगे ऑन द प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स, वो जो है इन प्रोटीन्स को लेंगे और नाइट्रोजन को जो है वो ऑब्टेन करेंगे, अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स को वो ऑब्टेन करेंगे। कैसे? क्योंकि देखिए प्लांट को वो खा रहे हैं तो प्लांट के अंदर तो बनी थी वो नाइट्रोजन and proteins. So animals they can also get this now when they feed on those plants. So होगा क्या कि when plants and animals die, अब मान लो कि वो जो plants हैं और animals हैं एक बार उनकी डेथ हो गई, अगर when plants and animals die तो होगा क्या कि जो बैक्टीरिया और फंजाई हैं, बैक्टीरिया एंड जो फंजाई हैं जो कि कहाँ पे प्रेजेंट हैं? इन द सॉइल, जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, ये क्या करेंगे? ये कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोजिनस वेस्ट को, नाइट्रोजिनस जो वेस्ट हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट का मतलब कि नाइट्रोजन कंटेनिंग जो वेस्ट हैं उनको जो है उनको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? इनटू द नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। ठीक है, वेस्ट को यूजफुल नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। इससे क्या होगा? टू बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। इससे जो है प्लांट्स जो है उसका यूज, उन नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स का यूज जो है अगेन कर सकते हैं, टू बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। अब देखिए कोई अदर प्लांट्स हैं तो वो मतलब फिर से उनका यूज जो है वो कर सकते हैं उन नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स का। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता है। सो सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस। उसमें से देखो कुछ बैक्टीरिया तो क्या करेंगे, वो जो है उसका कुछ जो हिस्सा है उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करेंगे।
So you can write here that certain other bacteria, कुछ एक अदर बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट some part of them to नाइट्रोजन गैस. सो हुआ क्या यहाँ पे कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गए. किसने किया? बैक्टीरिया और फंजाई जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट है. और अब प्लांट जो है उन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स का यूज अगेन कर सकते हैं. लेकिन कुछ एक अदर बैक्टीरिया क्या करेंगे, वो उसमें से कुछ पार्ट जो है नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं. सो अब नाइट्रोजन गैस यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है. सो इससे क्या होगा, विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. ये जो नाइट्रोजन गैस है ये कहाँ जाएगी, ये वापिस से आपके एटमॉस्फेयर में चली जाएगी. विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में ये वापिस जो है वो चली जाएगी. एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन. अब इससे क्या होगा, इससे फायदा ये हो रहा है कि जो परसेंटेज है नाइट्रोजन की कहाँ पे, हमारे एटमॉस्फेयर में रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट. मतलब एक तरीके से वो कांस्टेंट सी रहेगी, सेम सी रहेगी परसेंटेज नाइट्रोजन की हमारे एटमॉस्फेयर में. बिकॉज हुआ क्या कि सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट some part of them to the nitrogen gas which goes back into the atmosphere, जो कि एटमॉस्फेयर में वापस चली गई. एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि जो परसेंटेज है नाइट्रोजन की एटमॉस्फेयर में वो एक तरीके से मोर और लेस कांस्टेंट रहेगी. सो देखिए आपको यहाँ पे जो है हर एक चीज यहाँ पे मैंने जो मतलब मेन पॉइंट है वो नोट डाउन करवाए हैं. सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसमें. सो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या बात की, मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं. देखिए हमने ये बात की कि जो नाइट्रोजन साइकिल है वो एक बायोजियोकेमिकल साइकिल है. दूसरी बात हमने ये की कि कौन सा बैक्टीरिया का रोल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो राइजोबियम बैक्टीरिया. सो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है किसमें, इन द लेग्यूमिनस प्लांट्स. और ये जो बैक्टीरिया है ये जो है रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करता है. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज वन व्हेन बोथ गेट द बेनिफिट. जब दोनों को बेनिफिट होगा, दोनों को फायदा होगा, दैट इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सो उसके बाद हमने डिस्कस किया कि लाइटनिंग हो रही है, थंडरस्टॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया गया है. सो उस टाइम भी क्या होगा, लाइटनिंग के द्वारा भी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकती है. दैट कम्स अंडर द नेचुरल टाइप. नेचुरली नाइट्रोजन की फिक्सेशन होगी. सो नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में नियर अबाउट 78% होती है गैस. एंड इसमें जो प्रोसेसेस हैं वो क्या क्या होंगे वो हमने डिस्कस किए. ऑल्सो नाइट्रोजन फिक्सेशन की नीड क्या है, नीड इसकी यही है कि जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है दैट कैन नॉट बी टेकन बाय द प्लांट्स डायरेक्टली. अब और हमने इस चैप्टर में और क्या क्या देखा, लेट्स रिवाइज. सो यहाँ पे देखिए उससे पहले हमने स्टोरेज एंड पैकिंग के बारे में पढ़ा, जो कि हम समझ गए कि जब भी जो है वो स्टोरेज करनी है, पैकिंग करनी है, तो वो एयर टाइट सील्ड कंटेनर्स में होनी चाहिए. इससे बैक्टीरियल या फिर फंगल ग्रोथ नहीं हो पाती है. फिर हमने यहाँ पे पास्चुराइजेशन टेक्निक के बारे में डिस्कस किया. सो यहाँ पे एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है जो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर लीजिए. आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी डिस्कवरी किसने की, इस प्रोसेस की डिस्कवरी किसने की. सो नोट इट डाउन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. लुईस पास्चर नाम के साइंटिस्ट हैं. लुईस पास्चर नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने इस टेक्निक का, इस प्रोसेस की डिस्कवरी की थी. अब देखिए
यहाँ पे होगा क्या, जैसे हमने अभी बात की कि इट इज द प्रोसेस ऑफ सुपर हीटिंग एंड कूलिंग द बेवरेजेस टू किल द पैथोजेनिक माइक्रोब्स। सो जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर मिल्क का एग्जांपल अगर लेते हैं, अगर हम मिल्क का एग्जांपल लेते हैं, सो देखिए जब इस तरीके से किया जाता है तो एक मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ और क्लियरिटी आ जाएगी। जो हमारे पास पास्चुराइज्ड जो मिल्क है दैट कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग। जो पास्चुराइज्ड जो मिल्क है उसको कंज्यूम किया जा सकता है बिना बॉयल किए हुए। जैसे हम मिल्क को बॉयल करते हैं ताकि उसके अंदर के जो माइक्रोब्स हैं वो दूर हो जाएं, और जैसे अभी भी हमने बात की कि हम उसको बॉयल क्यों करते हैं, ताकि माइक्रोब्स मर जाएं उसके अंदर के। लेकिन एक पॉइंट आप नोट डाउन यहाँ पे करेंगे दैट पास्चुराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes। क्योंकि ये जो है वो फ्री होता है, हार्मफुल माइक्रोब्स इसके अंदर नहीं होते हैं। अब देखो अगर हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं है, हार्मफुल माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर नहीं है जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो होगा क्या कि आप उसको कंज्यूम कर सकते हो उस मिल्क को। तो अब यहाँ पे किया क्या जाता है ऐसा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि विदाउट बॉइलिंग ही हम पास्चुराइज्ड मिल्क को कंज्यूम कर सकते हैं और उसके अंदर जो है हार्मफुल माइक्रोब्स भी नहीं होते हैं। सो ऐसा इसके अंदर क्या चीज स्पेशल है। सो लेट्स चेक हियर व्हाट इज स्पेशल हियर। देखिए होता क्या है कि जो मिल्क है उसको हीट किया जाता है इसमें। अगर आपसे पूछा जाए कि पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क कैसे करेंगे, देन आप यहाँ पे एक चार्ट सा बना लीजिए अच्छा सा। दैट मिल्क इज हीटेड, मिल्क को हीट किया जाएगा। कितने टेम्परेचर के ऊपर, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। मिल्क इज हीटेड एट अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस। नियर अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर क्या करेंगे, मिल्क को हीट करेंगे फॉर अबाउट कितने सेकंड्स के लिए, 15 to 30 सेकंड, 15 से 30 सेकंड के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, और एकदम से जो है उसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। सडनली चिल्ड, एकदम से उसको जो है थोड़ा ठंडा करेंगे, एंड उसके बाद जो है उसको स्टोर कर दिया जाएगा। उसके बाद मिल्क को स्टोर कर दिया जाएगा। इससे क्या होता है, इससे जो माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स। जब माइक्रोब्स जो है वो उसके अंदर ग्रो नहीं करेंगे, सो दैट इज वेरी गुड थिंग। तो इससे जो हार्मफुल जो बैक्टीरिया फंजाई है वो ग्रो नहीं करेंगे, तो यही इसका बेनिफिट होता है। सो इसीलिए यहाँ पे हमने ये पॉइंट अभी डिस्कस किया था, पास्चुराइजेशन एंश्योर्स द टेस्ट ऑफ द बेवरेज सच एज मिल्क डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉय तो नहीं होगा ना, हीट कर रहे हैं। जैसे अगर आप सिंपल घर में भी अगर बॉयल कर रहे हो मिल्क को तो वो डिस्ट्रॉय तो नहीं होगा, जैसे अभी भी मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर हम बात करें पास्चुराइजेशन, दैट इज नॉट सिंपल बॉइलिंग, दैट टेक्निक इज अ डिफरेंट टेक्निक दैट वाज गिवन बाय द लुइस पास्चर। इसमें होता क्या है, इसमें पहले तो सुपर हीट किया जाएगा। सुपर हीटिंग जो है वो सबसे पहले की जाएगी। सुपर हीटिंग जल्दी जल्दी उसको हीट अप किया जाएगा। उसके बाद उसको जो है एकदम से कूल किया जाएगा, चिल किया जाएगा।
So milk is heated at about 70 degree Celsius for 15 to 30 सेकेंड एंड देन सडनली एकदम से उसको चिल करके स्टोर कर दिया जाएगा, इससे ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स नहीं होते हैं। सो ये भी हमारा रिवाइज हो गया। नेक्स्ट विनेगर ऑयल वाला, ये तो सिंपल है। इससे पहले हमने प्रिजर्वेशन बाय शुगर के बारे में देखा, जैसे कि जैम, जेलीस, स्क्वैश के केस में। यूज ऑफ कॉमन सॉल्ट में, जैसे कॉमन सॉल्ट हमारा सोडियम क्लोराइड होता है, तो इसके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट केमिकल मेथड्स में हमने देखा कि सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड कर लीजिएगा यहाँ पे, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। देखिए आप अपने चार्ट में इंक्लूड कर दो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का हमने नाम यहाँ पे पढ़ा, एक तो सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, और दूसरा सोडियम बेंजोइट, सोडियम बेंजोइट। अब देखो एक आपको ऐसे याद करना है, SMB, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोइट तो बहुत कॉमन ही है, ये तो हो जाएगा। कॉमन सॉल्ट का आपसे पूछा जा सकता है कि कॉमन सॉल्ट क्या है, तो दैट इज NaCl सिंपली। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। फूड प्रिजर्वेशन के बारे में तो आप समझ गए कि कुछ केमिकल्स का यूज हम कर सकते हैं ताकि जो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया है वो इनहिबिट हो जाए। फूड पॉइजनिंग के बारे में हमने डिस्कस किया। फूड पॉइजनिंग कब होती है, अगर आप कंटेमिनेटेड फूड ले रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पे मान लो कुछ बर्गर खाने चले गए, मान लो आप कहीं किसी शॉप में, और वहां पे बहुत ज्यादा मक्खियां लगी हुई हैं, पूरा जो है वो कंटेमिनेशन हुई है, और आप वैसा ही फूड जो है वो कंज्यूम कर रहे हो, वैसा बर्गर खा रहे हो, वैसा पिज्जा खा रहे हो, वट एवर इज दैट। सो एट दैट केस क्या होगा, दैट इज द फूड पॉइजनिंग। कई बार क्या होता है कि वैसा कंटेमिनेटेड फूड हम लेते हैं तो एकदम से हमारे पेट में दर्द हो जाती है सेम डे पे या नेक्स्ट डे पे। सो पेन इन द स्टमक इज द मेन सिम्टम इन दिस। और अगर बहुत ज्यादा, मतलब ये तो बात हुई कि कॉमनली जो फूड पॉइजनिंग जो अक्सर होती है, जिसमें सिंपल से सिम्टम आएंगे कि हाँ पेन इन द स्टमक है, लेकिन अगर सीवियर केस अगर हो, बहुत ज्यादा फूड पॉइजनिंग हो जाए, तो उससे जो है वो डेथ भी हो सकती है। इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो, दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट कुछ डिजीज, उनके पैथोजेंस एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। डिजीज में जैसे कि सिट्रस कैंसर है, इसमें मैंने आपको बताया ट्रिक क्या दी थी, बंटी कूल, बंटी कूल, बी फॉर बैक्टीरिया, कूल से सिट्रस कैंसर। रस्ट ऑफ व्हीट, इसके लिए क्या ट्रिक थी, आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप फील्ड्स में गए, पूरा व्हीट का काम हो गया, व्हीट की सारी जो पैकिंग थी वो आपने कर ली, आपने उसको प्रॉपर कंटेनर के अंदर डाल दिया व्हीट को, और उसके अंदर फंगस ग्रो कर गए। तो ऐसे इमेजिन करो, रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय फंजाई। येलो वेन मोज़ेक ऑफ, सो द येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, ये किसके द्वारा कॉज होगी, देखो लेडी फिंगर में ये डिजीज हो रही है, भिंडी में ये डिजीज हो रही है, सो वायरस के द्वारा। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इंसेक्ट्स के द्वारा। इंसेक्ट्स के द्वारा ये जो डिजीज है ये ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट वन इज द, जो लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है, एग्जांपल्स ऑफ डिजीज हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किए थे। दिस टेबल इज इम्पॉर्टेंट, एक बार मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी दे देती हूँ। जैसे ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली डिजीज है, इसको तो आप सिंपल ऐसे याद करो, टीबी, टीबी, टी फॉर ट्यूबरक्लोसिस, बी फॉर बैक्टीरिया। मीजल्स नाम की डिजीज वायरस के द्वारा होने वाली डिजीज है, किसको आप ऐसे याद करो कि कोई है मीरा, मीरा वैद्य, मीरा वैद्य। सो मीजल्स, वी से वायरस, चिकन पॉक्स वायरस के द्वारा, ये तो कॉमन है। पोलियो वायरस इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, इसको ऐसे याद करो, पीवी शर्मा, पीवी शर्मा, पी फॉर पोलियो, वी फॉर वायरस।
नेक्स्ट इज कॉलरा. कॉलरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, टाइफाइड बैक्टीरिया. ये जो दोनों है क्लास टेस्ट बैक्टीरिया से आएंगे. कॉलरा, टाइफाइड बैक्टीरिया. हेपेटाइटिस बी, वायरस. मलेरिया स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया और स्लीपिंग सिकनेस प्रोटोजोम. इसको ऐसे याद करो, एमपी गए. कौन गए एमपी? जो एसपी थे. एमपी कौन गया? जो एसपी है, सुपरवाइजर ऑफ पुलिस जो है वो एमपी गया. सो एम से मलेरिया, पी से प्रोटोजोन, एस से स्लीपिंग सिकनेस, पी से प्रोटोजोन. इन दिस वे यू कैन रिमेंबर. और यहाँ पे ये फ्लाई का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये आपके पास. पूछा जाता है कई बार कि जो मलेरिया नाम की डिजीज है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है. तो आप बोलोगे मॉस्किटो बाइट के थ्रू. मॉस्किटो बाइट के थ्रू मलेरिया नाम की जो डिजीज है वो फैलती है. स्लीपिंग सिकनेस डिजीज, ये तो पूछा जाता है कॉमनली. एक फ्लाई है दैट इज सीसी फ्लाई, इसके थ्रू, सीसी फ्लाई के थ्रू इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन. अब जैसे ट्यूबरक्लोसिस है एयर के थ्रू, मीजल्स है एयर के थ्रू, चिकन पॉक्स जनरली फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू फैलने वाली डिजीज है. और कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो कि कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू फैलती हैं, जैसे कि कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, आपका हेपेटाइटिस बी हो गया. सो कॉलरा का जैसे कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है. सो ये जस्ट मैं आपको एक रिविजन सा करवा रही हूँ कि ये चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं. सो वाटर बॉर्न डिजीज जैसे कि टाइफाइड कॉमन एग्जाम्पल है जो कि कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू फैलेगी. एयरबॉर्न डिजीज में जैसे कि इन्फ्लुएंजा इसमें आता है जो कि हवा के थ्रू फैलने वाली डिजीज है. वेक्टर होते हैं डिजीज के. वेक्टर क्या होते हैं? जो कि किसी इन्फेक्शियस एजेंट को ट्रांसमिट करते हैं, फैलाते हैं. जैसे जनरली जो फ्लाइज हैं, ये क्या है? ये एक तरीके से डिजीज को फैलाते हैं. जैसे कि आपके पास मॉस्किटो है. जैसे यहाँ पे बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं. यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो एडिस मॉस्किटो है वो कौन सी डिजीज को या कौन से वायरस को स्प्रेड करता है. तो ये आपके पास जो डेंगी फीवर जो होता है उसको ट्रांसमिट करेगा, क्योंकि डेंगी फीवर इज कॉज्ड बाय द डेंगी वायरस. सो जो एडिस मॉस्किटो है ये इसको स्प्रेड करने का काम करेगा. नेक्स्ट एनोफिलस मॉस्किटो जो है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पूछा जाता है कि मेल एनोफिलस मॉस्किटो या फिर फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो. सो दैट इज द व्हाट विल बी द आंसर? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो दैट स्प्रेड्स द मलेरियल पैरासाइट. नेक्स्ट इज द कैरियर के बारे में हमने डिस्कस किया था. कैरियर क्या होता है? कैरियर इज ए पर्सन और द ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टेड विद द इन्फेक्शियस एजेंट बट नो सिम्टम्स. कैरियर क्या होंगे? मतलब कोई भी ऐसा पर्सन या ऑर्गेनिज्म जो कि किसी इन्फेक्शियस डिजीज से इन्फेक्ट हो गया है, मतलब उसको कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो गई है लेकिन उसमें कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, कोई लक्षण उसके अंदर नहीं आ रहे हैं. इन्फेक्शियस डिजीज तो इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती है. तो ये यानी कि कैरियर हो सकता है डिजीज का. मतलब ये जो है कैरियर हो सकता है लेकिन खुद इसके अंदर कोई सिम्टम नहीं है. सो तभी यहाँ पे बोला है कैरियर होने का मतलब यही हुआ कि दे स्प्रेड द इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकते हैं. सिंस दे हैव ऑलरेडी, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर ऑलरेडी पैथोजन है. अब मैं आपको इस बात को एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई पर्सन राम है, कोई पर्सन मोहन है. अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आप कि ये जो राम है, राम की बॉडी के अंदर कोई पैथोजन चला गया, यानी कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म राम की बॉडी के अंदर चला गया है, लेकिन राम को कोई भी सिम्टम्स नहीं है. राम को कोई भी सिम्टम्स नहीं है, लेकिन ये डिजीज को फैला सकता है. मतलब डिजीज मोहन में जा सकती है फ्रॉम द राम. डिजीज मोहन में जा सकती है फ्रॉम द राम. तो यानी कि राम यहाँ पे क्या है? कैरियर है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस है, ये राम की बॉडी के अंदर चला गया, वायरस उसकी बॉडी के अंदर चला गया लेकिन कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं.
लेकिन साथ वाले को बीमारी हो सकती है। सो सेम इज द थिंग है। पैथोजन क्या होता है? पैथोजन कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज को कॉज करेगा, दैट इज द पैथोजन। पैथोजन हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, आपका प्रोटोजोन हो गया, वायरस हो गया, ये पैथोजेनिक हो सकते हैं। इसके अलावा लास्ट लेक्चर में हमने एंटीबायोटिक्स के बारे में डिस्कस किया था। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? ये इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं, मतलब कम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को या फिर उनको किल कर देते हैं। मेनली ये टारगेट करते हैं बैक्टीरिया को। इसीलिए बैक्टीरियल डिजीज एंटीबायोटिक्स के द्वारा ट्रीट की जाती हैं। कोई डिजीज है, अगर वो बैक्टीरिया के द्वारा हुई है तो उसकी जो ट्रीटमेंट है वो की जाएगी बाय गिविंग एंटीबायोटिक्स टू द पेशेंट। सो जो भी लास्ट लेक्चर में हमने किया था, प्लस जितनी भी चीजें आज के लेक्चर में कवर अप हमने की, वो सारी चीजें हमने रिवाइज कर ली ताकि आपको अच्छे से हर एक चीज याद रहे। सो नाउ एक बार आपको ये रिवाइज कर लेने हैं अपने नोट्स भी, सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कोई भी क्वेश्चन वहां पे नहीं छोड़ना है। सो दैट्स ऑल फॉर today's lecture. Thank you so much.